हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थे। और हमें सीरीज में जॉन मिल्टन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये आपको जो आंसर और ऑप्शन ए ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ये एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें। तो और ये जो सभी फैक्ट्स रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, मैंने यूपीटीसीटी और रेडी ट्रिपल्स भी केवीएस एनवीएस जैसे अन्य कंप्यूटर एग्जाम से आए हुए क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो और बात करेंगे मिल्टन की राइटिंग स्टाइल और उनके फिक्स प्रोज प्रोज वर्क्स और उनके विचार, सब कुछ आपको यहाँ एकदम सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में मिलेगा, मतलब एकदम इजी पैटर्न में, जो कि एग्जाम के अनुसार है। इस वीडियो को देखकर आप ना सिर्फ मिल्टन के फैक्ट्स याद रख पाएंगे, बल्कि कॉन्फिडेंटली एग्जाम में सही आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जॉन मिल्टन के 100+ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स के साथ। लगभग ये 200 के इक्वल रहेंगे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। चलिए, मिल्टन की सैमसन एग्नेस्टिस से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक, तो ये मिल्टन की पहली रचना नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन है गलत है कि दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन। ठीक, क्योंकि फर्स्ट वर्क तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी थी, जो कि 1629 में आई थी। ठीक, तो यह जो है 1671 में पैराडाइज रीगेंड के साथ छपी थी और सैमसन के अंतिम जीवन चरण को बाइबलिकल स्टोरी के आधार पर दिखाती है। ठीक, नेक्स्ट, लेसिडस में जो नाम है वह किस ग्रीक कवि से लिया गया है? तो ये थियोक्रेटस से लिया गया है। थियोक्रेटस को फादर ऑफ पास्टोरल पोएट्री भी कहा जाता है। ठीक, तो लेसिडस एक पास्टोरल एलेगी है और इसका नाम जो है थियोक्रेटस से लिया गया है, जो मिल्टन ने अपने मित्र एडवर्ड किंग के मृत्यु पर लिखा था। किसके डेथ पर मिल्टन ने लिखा था? एडवर्ड किंग। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स नामक एक सीरियस प्रोज की रचना किसने लिखी थी? तो ये थे जॉन मिल्टन। ठीक, this is a prose work by John Milton in which the argues about the morality and legality of divorce from a Christian's perspective। ठीक, इसमें क्या दिखाया गया है? आर्ग्यू किया गया है अबाउट द मोरालिटी एंड लीगैलिटी, जो लीगल क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव के अनुसार डाइवोर्स के मोरालिटी और लीगैलिटी को दिखाया गया है। कीट्स के द फॉल ऑफ हाइपोरियन, कीट्स की द फॉल ऑफ हाइपेरियन पर किस पोएट का प्रभाव था? तो ये मिल्टन का था। ठीक, इसे ब्लैंक वर्स एपिक में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जैसे स्ट्रक्चर और लैंग्वेज का असर साफ दिखता है। किसमें? द फॉल ऑफ हाइपोरियन, हाइपेरियन जो कि कीट्स की वर्क्स था और जिसपे इफेक्ट दिखता है ब्लैंक वर्स एपिक का, जो कि सीधे पता चलता है कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जैसे स्ट्रक्चर और लैंग्वेज का असर इस पे दिखता है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी तारतम्यता में कमी थी इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, नीचे से कौन सी कविता जो है मिल्टन की नहीं है? तो ये थी हाइड्रियोटाइफिया। ठीक, हाइड्रियोटाइफिया सर थॉमस ब्राउन की फिलोसफिकल वर्क है। बाकी सभी जो हैं मिल्टन के साथ। पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में मिल्टन ने आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल का जिक्र किया है? ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन था। स्टार्टिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, जो कि एग्जाम्स में 21-22 जैसे एग्जाम्स में मेंशन हुए।
या 24 के भी कुछ क्वेश्चन है यूजीसी नेट के। पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में मिल्टन ने आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल का जिक्र किया है? तो बुक 11 में। ठीक। बुक 11 में मिल्टन ने भारत के मुगल शहर आगरा, लाहौर को कल्चरल ग्रैंडर के प्रतीक के रूप में उल्लेख किया। ठीक। वेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का पोस्ट मॉडर्न पैरोडी किसने लिखा है? तो एड्रिन रिच ने लिखा है। ठीक। रिच ने जॉन डन की इसी नाम वाली कविता को फेमिनिस्ट लेंस रिफ्रेम किया है। ठीक। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन, इस लाइन में जस्टिफाई का सस्पेक्ट क्या है? हेवनली म्यूज। ठीक। मिल्टन ने हेवनली म्यूज से प्रार्थना की कि वह डिवाइन ट्रुथ को मानवता के लिए स्पष्ट करे। मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, यह कोट विलियम ब्लेक का है। ठीक। कि मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। विलियम ब्लेक ने कहा कि मिल्टन ने अनजाने में पैराडाइज लॉस्ट में सैटन को हीरो जैसा दिखा दिया है। इनमें से कौन सी कविताएं जो हैं वो स्टेंजा टाइप की मैचिंग गलत है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वार्टेन, ठीक है, गलत है। यह पोएम जो था इटालियन सोनेट फॉर्म में है, न कि हीरोइक क्वार्टेन में। ठीक। तो ये इसमें है इटालियन सोनेट फॉर्म में। ठीक। मिल्टन की कविता से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो मिल्टन की पोएट्री ह्यूमरस नहीं है। ठीक। और राइम रॉयल में नहीं है। ठीक। तो ह्यूमरस नहीं है और राइम रॉयल में नहीं है, बल्कि ज्यादातर वो किसमें है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई। मिल्टन की पोएम्स से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो वो ह्यूमरस नहीं है और राइम रॉयल में नहीं है, बल्कि वो ब्लैंक वर्स में है। लैप मी इन अ सॉफ्ट लैडन एयर्स, ये लाइंस किस रचना से ली गई? तो इल पेंसेसरो से ली गई। लैप मी इन अ सॉफ्ट लैडन एयर्स, ये लाइंस इल पेंसेसरो से ली गई। ये लाइन जो थी मिल्टन की, वो कंtemplative मूड वाली पोयम इल पेंसेसरो से ली गई है, जो सोलफुल म्यूजिकल इमेजरी से भरी हुई है। मिल्टन की पोयम ऑन शेक्सपियर कब पब्लिश हुई? तो 1630 में पब्लिश हुई थी। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन का अर्ली पोएटिक वर्क है, और यह पोयम विलियम शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट है। मिल्टन ने इसमें कहा कि शेक्सपियर की पोएम्स और ड्रामा इतने महान है कि उन्हें किसी मॉन्यूमेंट की जरूरत नहीं है, उनकी लिटरेरी लेगेसी ही उन्हें अमर बनाती है। ठीक। तो मिल्टन की पोएम ऑन शेक्सपियर जो है वो कब पब्लिश हुई थी? तो 1630 में पब्लिश हुई थी। ऑन शेक्सपियर में जॉन मिल्टन का अर्ली पोइटिक वर्क है। यह कविता जो है विलियम शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट है। मिल्टन ने इसमें कहा कि शेक्सपियर की पोएम्स और ड्रामा इतने महान हैं कि उन्हें किसी मॉन्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है, उनकी लिटरेरी लेगेसी ही उन्हें अमर बनाती है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यह फेमस लाइन ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है। मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस के बाद लिखा है कि यह सोनेट बताया कि निष्क्रिय प्रतीक्षा भी एक डिवाइन सेवा है। पैराडाइज लॉस्ट में सैटन ने निम्न में से कौन सा रूप नहीं धारण किया? तो आउल का। सैटर्न ने चब, कॉर्मोरेंट, टॉड, स्नेक के रूप लिया था, लेकिन आउल का जो है उसने कभी रूप नहीं लिया। ठीक। तो ऑप्शन में आपको ये सभी मेंशन रहेंगे, आउल भी रहेगा, तो आउल जो है वो इनकरेक्ट रहेगा। चब, कॉर्मोरेंट, टॉड, स्नेक सभी का लिया है, लेकिन आउल का रूप नहीं लिया।
मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट किस वर्स स्टाइल में लिखी गई है? तो जैसा कि वो ब्लैंक वर्स में लिखते थे, तो ब्लैंक वर्स है। यह अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एपिक पोयम है जिसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में हेल के दरवाजों के पहरेदार कौन है? तो वो सिन है। ठीक, सिन जो है सैटर्न की बेटी है और आधी औरत आधी सांप जैसी दिखती है, और हेल के गेट की वो रखवाली करती है। ठीक, तो पैराडाइज लॉस्ट में हेल के दरवाजे की पहरेदार कौन है? वो सिन है। सिन कौन थी? सिन जो सैटर्न की बेटी है, डॉटर है, और आधी औरत और आधी सांप जैसी दिखती है, और हेल के गेट पे रखवाली करती है। मिल्टन की लैसिडस किस प्रकार की कविता है? एक एलगी है। यह एक पास्टोरल एलगी है जो मिल्टन ने अपने ड्राउन्ड फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में लिखी थी। मिल्टन की एरोपैगेटिका किस प्रकार की स्वतंत्रता पर आधारित है या बेस्ड है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। ठीक, एरोपैगेटिका 1644 एक पैम्पलेट है जो सेंसरशिप के खिलाफ है और बिना लाइसेंस छपाई की आजादी की वकालत करता है। नीचे में कौन सा मिल्टन का वर्क जो है नहीं है? तो विनस एंड एडोनिस, ये तो विलियम शेक्सपियर का है। यह एक नरेटिव पोयम है जो कि शेक्सपियर की है। बाकी तीनों एल एलेग्रो, लैसिडस, एपिटिफियम डोमिनीज, ये मिल्टन की रचनाएं हैं। और पैराडाइज रीगेंड में कुल कितनी बुक्स हैं? तो 4 हैं। पैराडाइज रीगेंड में 4 बुक्स हैं, जबकि पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स कर दी गई। जॉन मिल्टन, बर्थ 1608। मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को लंदन में ब्रेड स्ट्रीट पर हुआ था जन्म। मिल्टन की पोयम एल पेंसेरो के लिए इलस्ट्रेशंस किसने बनाए? तो विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक ने एल पेंसेरो के लिए इलस्ट्रेशन बनाए जो मिल्टन की रिफ्लेक्टिव पोयम है। दाउ कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, ये लाइन मिल्टन की किस रचना से है? तो कॉमर्स से है। कहाँ से? कॉमर्स से। ये लाइन मिल्टन के मास की कॉमर्स से है, जो मन की आज़ादी और नैतिकता की रक्षा की बात करता है। मिल्टन ने अपनी हायर एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी? तो वो कैम्ब्रिज से थी। जॉन मिल्टन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली और वहीं से उन्होंने लैटिन और थियोलॉजी में मास्टरी पाई। मिल्टन की एपिक जो थी पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितने बुक्स फाइनल वर्जन में थे? तो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कुल फाइनल वर्जन की बात करें तो 12 बुक्स थी। 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी, लेकिन 1674 में जब एडिशन आया ये वाला तो 12 बुक्स एक्सपेंड करके 12 बुक्स में कर दिया गया है। इनमें से कौन सी पोएम मिल्टन की नहीं है? तो ट्रू लव जो है वो शेक्सपियर की सोनेट 116 है, बाकी मिल्टन की रचनाएं थी। कौन सी कवि रेनेसांस और रिफॉर्मेशन दोनों का प्रतीक माने जाते हैं? तो मिल्टन है। कौन से पोएट रेनेसांस और रिफॉर्मेशन दोनों का एक सिंबल माने जाते हैं? तो मिल्टन है। मिल्टन की पोएट्री जो थी वो रेनेसांस की आर्ट और रिफॉर्मेशन की आस्था दोनों का प्रभाव है। मिल्टन की पास्टोरल की कौन सी है? तो लैसिडस है। लैसिडस मिल्टन ने एडवर्ड किंग की डेथ पर जो कि 1637 में लिखी, जो एक क्लासिकल पास्टोरल एलेगी। सबसे पहले किसने कहा कि पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न असली हीरो है? विलियम ब्लेक ने माना कि मिल्टन ने अनजाने में सैटर्न को सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाया है। मिल्टन की एरोपैगेटिका किस लिटरेरी फॉर्म में लिखा है? तो प्रोज में लिखा गया है। एरोपैगेटिका एक प्रोज पैम्पलेट है जो 1644 में एक सेंसरशिप के विरोध में लिखा गया था। ठीक, एरोपैगेटिका एक प्रोज पैम्पलेट है जो 1644 में सेंसरशिप के विरोध में लिखा गया था। मिल्टन ने कॉमर्स क्यों लिखा? तो टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ओवर डेमोक्रेसी। ठीक,
क्या था? टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ओवर डेब्यूक्रेसी, डेब्यू चेरी। एक सेकेंड, हाँ। हाँ, तो ये क्या था कि मिल्टन ने कॉमर्स क्यों लिखा था? तो टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ओवर डिबॉचरी है, हाँ। देख लीजिएगा आप लोग, क्या है ये? डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है व्यभिचार, एक तरह से, जैसे अय्याशी हो गई। तो कॉमर्स में मिल्टन ने वर्च्यू और कोर्टली करप्शन पर वरीयता दी है। ठीक, किस पे दी है? वर्च्यू और कोर्टली करप्शन, जो कोर्ट में करप्शन होता है। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट एपिक में कन्वेंशंस में कौन सी चीजें मिसिंग हैं? तो यूनिटी ऑफ एक्शन। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में जो एपिक कन्वेंशंस है में कौन सी चीजें मिसिंग हैं? तो मिसिंग है यूनिटी ऑफ एक्शन। पैराडाइज लॉस्ट में एक्शन कई जगहों जैसे हेवन, हेल, अर्थ पर होता है, इसलिए यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है। मिल्टन की नाइटिंगेल कविता में रूट बर्ड ऑफ हेट किसे कहा गया? तो ये कुक्कू को कहा गया था। ठीक, मिल्टन ने नाइटिंगेल को प्रेम का प्रतीक और कुक्कू को नफरत का प्रतीक बताया। मिल्टन के सोनेट स्टाइल की पेट्रोचन ट्रेडिशन से अलग सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये ऑक्टेव की थॉट रिदम बिना ब्रेक के सिस्टेट में जारी रहती है। ठीक, मिल्टन की सोनेट स्टाइल की पेट्रोचन ट्रेडिशन से अलग सबसे गहरी विशेषता क्या है? तो ऑक्टेव की थॉट रिदम बिना ब्रेक के सेस्टेट में जारी रहती है। मिल्टन ने थॉट पॉज नहीं रखा, अपनी सोनेट्स को ज्यादा लॉजिकल फ्लो में लिखा। While the still morn went out with a sandals grey, यह मिल्टन की किस वर्क में है? तो ये लैसिडस में। क्या है? While the still morn went out with a sandals grey, यह एक पास्टोरल एल्गी थी, लैसिडस, जो कि 1637 में आई थी, एडवर्ड किंग की स्मृति में लिखी गई थी। मिल्टन ने किस वर्क के जरिए टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन का प्रयास किया है? तो पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का मकसद है ईश्वर के कार्यों को इंसानों की दृष्टिकोण से न्याय संगत सिद्ध करना। मिल्टन की किस रचना में डेलिया, तो ये डेलिला जो है का करेक्टर जो है सैमसन एगोनिस्टिस में, डेलिला मतलब होता है मोहिनी, एक तरह से, जैसे प्रलोभिनी आप कह सकते हैं। तो यह एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है जिसमें सैमसन की पत्नी डेलिला नजर आती है। ठीक, 1671 में यह पब्लिश हुई थी। पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग इनोवोकेशन में और किसे दर्शाता है? एम्प्टी होरैप को। और वही जगह है जहां भगवान ने मोसेस को 10 कमेंडमेंट्स दिए थे, यानी एम्प्टी होरैप जैसे एक बाइबलिकल संदर्भ में है। ठीक, मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस की अवस्था में इनमें से किसे तुलना नहीं करता है? लैसिडस। मिल्टन अपनी अंधता की अवस्था में इनमें से किस से तुलना नहीं करता है? लैसिडस से। मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस, बाइबलिकल में कह रहा हूँ, ब्लाइंडनेस, मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस की अवस्था में इनमें से किससे तुलना नहीं करते हैं? तो लैसिडस से। मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस की तुलना ट्राइसियस, फैनियस और थैमरियस और म्यूनिटीज से की, लेकिन लैसिडस को एक एलगी है, कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा था, द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर के
नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जॉन मिल्टन थे, द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, जॉन मिल्टन। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा क्योंकि मिल्टन ने रेनेसांस रिफॉर्मेशन की कविता और परंपरा को आगे बढ़ाया। निम्न से कौन सा मिल्टन के कार्यों से गलत मिलान है? तो एरोपैगेटिका 1647। एरोपैगेटिका एक फेमस प्रोज पैम्पलेट है जो कि 1644 में आई थी, ठीक 47 में नहीं आई थी। में सेंसरशिप के विरोध में लिखा गया था, न कि ये 1647 में। ये कब लिखा गया था? ये 1644 में लिखा गया था। पास्टोरल एल्गी मानी जाती है। देखिए लैसिडस के क्वेश्चन जो थे वो बार बार आए थे, इसीलिए आपको ये बार बार क्वेश्चन दिख रहा है। तो पास्टोरल एल्गी मानी जाती है ये लैसिडस। 1637 में एक पास्टोरल एल्गी है जो एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई। इसमें कवि मृतक दोनों को चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है। मिल्टन की पैराडाइज रीगेंड का विषय किससे लिया गया है? तो सेंट ल्यूक गॉस्पेल से। पैराडाइज रीगेंड जो कि 1671 का विषय न्यू टेस्टामेंट के गॉस्पेल ऑफ ल्यूक से लिया गया है। मुख्यतः जीसस क्राइस्ट के टेम्पटेशन पर आधारित है। माई फादर डिस्डेन्ड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी, यह आत्मकथात्मक टिप्पणी किसने दी थी? जॉन मिल्टन ने। मिल्टन ने कहा था कि उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें लिटरेचर की ओर प्रेरित किया और वे 12 वर्ष की उम्र से आधी रात तक पढ़ते रहते थे। निम्न में से कौन सा कार्य जॉन मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आलम और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। यह रचना मैथ्यू पेरियर द्वारा लिखी गई है, एक लंबी हास्य कविता है। यह मिल्टन से कोई संबंध नहीं है इसका, मिल्टन द्वारा लिखित नहीं है। तो द पैशनेट पिलग्रिम एक कविता संग्रह है जो विलियम जगार्ड ने पब्लिश किया था और इसका श्रेय शेक्सपियर को दिया गया था। ठीक। द पैशनेट पिलग्रिम एक कलेक्शन पोएम्स है जो विलियम जगार्ड ने पब्लिश किया और इसका श्रेय जो जाता है वो शेक्सपियर को दिया जाता है। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर सही कथन है। तो मिल्टन ने इसे सोनेट को शीर्षक नहीं दिया, बाद में एंथोलॉजिस्ट ने इसे नाम दिया था। 1761 में थॉमस न्यूटन ने मिल्टन की रचनाओं में इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस शीर्षक से पब्लिश किया। मिल्टन ने इसे कभी ऐसा नाम नहीं दिया था। ठीक, मतलब ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो नामकरण है वो मिल्टन ने नहीं किया था। मिल्टन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सैमसन अगेंस्ट इन अ फॉर्म ऑफ हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक, यह कथन गलत है क्योंकि सैमसन अगेंस्ट क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी की तरह है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन को फॉलो करता है। ठीक। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस में गॉड की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया गया है? तो बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। मिल्टन के अनुसार ईश्वर की इच्छा को चुपचाप स्वीकार करना ही उसकी श्रेष्ठ सेवा है। मिल्टन की पहली प्रकाशित रचना कौन सी है? तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक। मिल्टन की पहली प्रकाशित जो पब्लिश रचना थी वो कौन थी? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में लिखी गई। नेटिविटी और उनकी प्रमुख कविताएं मानी जाती हैं, बाकी रचनाएं बाद में आई थी। मिल्टन की लैसिडस और एर्नोल्ड की थ्राइसिस किस प्रकार की कविताएं हैं? तो ये पास्टोरल एलेगी है। लैसिडस एडवर्ड किंग के लिए, थ्राइसिस ऑथर ह्यू गफ के लिए था। दोनों पास्टोरल एलेगी है जहां शोक व्यक्त करते हुए कवि खुद को चरवाहा दर्शाते हैं। मिल्टन की किस कविता में ऑक्टोसिलैबिक कपलेट का प्रयोग हुआ है? ऑक्टोसिलैबिक कपलेट का प्रयोग एल पेंसेसरो में हुआ है। एल पेंसेसरो का अर्थ है द थॉटफुल मैन। यह 8 सिलेबल वाले राइम्ड कपलेट्स में लिखी गई। ठीक। तो मिल्टन की किस कविता में ऑक्टोसिलैबिक कपलेट्स का प्रयोग हुआ है? इल पेंसेसरो में।
मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में बॉटमलेस, एक सेकेंड, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बॉटमलेस प्रेडिशन वाक्यांश किस बुक में आता है? तो बुक फर्स्ट में सैटर्न के पतन का वर्णन करते समय वह शक्तिशाली वाक्यांश आता है, बॉटमलेस प्रेडिशन यानी असीम विनाश। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। यह जो टिप्पणी थी वो विलियम ब्लेक ने की थी। ब्लेक का मानना था कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने अनजाने में सैटर्न को ग्लोरीफाई किया है, खासकर बुक फर्स्ट में। मिल्टन की कविता एल एलेग्रो का कॉन्ट्रास्टिंग कंपेनियन पीस कौन सा है? तो इल पेंसेरो है। एल एलेग्रो हैप्पी मैन और इल पेंसेरो मेलनकोली मैन है। दोनों एक दूसरे के विपरीत कंपेनियन पोएम्स हैं, पास्टोरल थीम्स पर आधारित है। निम्नलिखित में से सही मैचिंग कौन सी है? ठीक, तो फर्स्ट का फर्स्ट, एल एलेग्रो। देख लीजिएगा। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में हेवनली म्यूज यानी यूरेनिया को किन बुक्स की शुरुआत में इन्वोक किया? तो बुक फर्स्ट, बुक 7। मिल्टन ने बुक फर्स्ट की शुरुआत में म्यूज यूरेनिया को इवोक करते हुए ताकि उन्हें दिव्य दृष्टि और शक्ति मिले। बुक 7 में भी वही म्यूज है, पर उसे क्रिश्चियन स्पिरिट की तरह प्रेजेंट किया गया है, यानी इंस्पिरेशन का डिवाइन सोर्स। नीचे दिए गए मिल्टन के किन कार्यों में से एक है एलगी लैसिडस? लैसिडस 1637 में एक पास्टोरल एलगी है जो मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी। इसमें क्लासिकल ग्रीक एलगी का भाव और इंग्लिश पास्टोरल ट्रेडिशन दोनों का ब्लेंड है। पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 में एडम ने बेटर नॉलेज के विरुद्ध कौन सी चीजें प्रभावित होकर फल खा लिया था? ठीक, तो पैराडाइज लॉस्ट बुक एडम ने बेटर नॉलेज के अगेंस्ट कौन सी चीज प्रभावित होकर फल खा ली थी? तो फीमेल चार्म। मिल्टन ने लिखा कि एडम को अपने निर्णय के कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, फिर भी वह ईव के फीमेल चार्म से आकर्षित होकर गिर पड़ा, और यही ह्यूमन वीकनेस को दर्शाता है। That glory never shall his worth or might extort from me। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में सैटन किस ग्लोरी की बात कर रहा है? तो द करेज नेवर टू सबमिट और इल्ट। सैटन कहता है कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा या झुकेगा नहीं। मिल्टन के सैटन या डायलॉग उसकी डेफियंस या रिबेलियस स्पिरिट को दर्शाता है, अपनी ग्लोरी यानी अडिग रहने की हिम्मत को खोने के लिए तैयार नहीं है। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। निम्न में से कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट एरोपैगेटिका के बारे में सही नहीं है? तो इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ये गलत था। ठीक, एरोपैगेटिका जो कि 1644 में एक पैम्पलेट है जिसे मिल्टन ने इंग्लिश पार्लियामेंट में संबोधित किया, और इसका सेंट्रल थीम क्या था? अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग की फ्रीडम हो, और यह किताबों की प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप के विरोध में थे, ना कि फ्री ट्रेड के। थॉमस ग्रे की पोएम द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में ये पंक्तियां किस महान कवि की ओर इशारा करती हैं? नॉर सेकेंड ही दैट रोड sublime upon the seraph wings of ecstasy and the secrets of the abyss to spy। जॉन मिल्टन। ग्रे इन पंक्तियों में मिल्टन की कल्पना शक्ति और पैराडाइज लॉस्ट जैसी महान काव्यात्मक उड़ान का वर्णन करता है। सेरेफ विंग्स, सीक्रेट्स ऑफ द एबिस, मिल्टन की हेवन एंड हेल वाली जर्नी को भी वो दर्शाता है।
जॉन मिल्टन के जो कंटेम्पररी लेखक थे, वर्दी कम्युनिकेंट दी वर्दी कम्युनिकेंट का जो रचयिता हैं, जिसकी प्रोज रीड इजली मानी जाती है, जबकि मिल्टन प्रोज को स्टडी करना पड़ता है, तो ये थे जेरेमी टैलर। जेरेमी टैलर थे, ठीक। जेरेमी टैलर एक एंग्लिकन थियोलॉजियन थे और उनकी प्रोज मिल्टन की तुलना में ज़्यादा एक्सेसिबल, स्मूथ मानी जाती थी। द वर्दी कम्युनिकेंट उनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की पहली 16 पंक्तियां कैसे शॉर्ट सेंटेंस या एक लंबा सेंटेंस है, तो वन सेंटेंस, ठीक। मिल्टन ने ओपनिंग लाइंस को एक ही मैजेस्टिक सेंटेंस में लिखा था, यही उसका एक एपिकल ग्रैंडर था, ठीक। पैराडाइज लॉस्ट में फॉल ऑफ मैन की घटना मिल्टन ने किस दो बुक में बांटी है, तो इसको बुक फोर बुक फोर एक साइकोलॉजिकल फॉल और एक्चुअल फॉल को दिखाया है बुक 9 में। वेयर देयर इज ए लिजर फॉर अ फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीफ, ये मिल्टन की किस एलगी पर है? डॉक्टर जॉनसन की आलोचना है ये। लैसिडस। डॉक्टर जॉनसन ने लैसिडस को एक ओवर इमेजिनेटिव बताया, जो सच्चे शौक से दूर लगता है, ठीक। तो डॉक्टर जॉनसन ने लैसिडस को क्या बताया? ओवर इमेजिनेटिव। जब एडम और ईव स्वर्ग छोड़ते हैं तो उन्होंने किस बात से सांत्वना मिलती है, तो फॉर नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। उन्हें होप कि एक एक दिन क्राइस्ट आएंगे और मानवता का उद्धार करेंगे, उन्हें यह होप है। पैराडाइज लॉस्ट में एडम की रिब से ईव के बनने की कहानी कौन सुनाता है, तो एडम सुनाता है। बुक 8 में एडम खुद ये सुनाता है कि लाइंस है 460 से 480 तक। मिल्टन ने गोल्ड को प्रीशियस बेन कहा, यह कौन सी लिटरेरी फिगर है? ऑक्सीमोरन, ठीक। प्रीशियस और बेन दोनों विपरीत भाव देते हैं जो साथ आए हैं, इसलिए ऑक्सीमोरन है ये। मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस का शोक किस रचना में व्यक्त करते हैं, तो द नेटिविटी ऑड में। द नेटिविटी ऑड में ब्लाइंडनेस का अर्ली लेमेंटेशन दिखता है, ठीक। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, इस सवाल का उत्तर कौन देता है, तो यह पेशेंस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पेशेंस नाम का एक पर्सनिफाइड वॉइस जवाब देता है इसको। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अंत मिल्टन के किस भाव के साथ होता है? फेथ इन द गॉड्स वे में। अंतिम पंक्ति, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक। तो यह कंप्लीट सरेंडर एंड ट्रस्ट था, इसमें ये चीज झलकती है। मिल्टन के अनुसार ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भगवान की सबसे अच्छी सेवा कौन करता है? वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, ठीक। मिल्टन मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख को शांतिपूर्वक सहता है वो भी ईश्वर की सेवा करता है एक तरह से, जैसे मिल्टन खुद झेल रहे थे ब्लाइंडनेस से। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस प्रकार की सोनेट है, तो ये पेट्रोचन सोनेट है। यह 14 पंक्तियों की एक पेट्रोचन सोनेट है जिसमें 8+6 की रचना होती है, बीच में एक नेचुरल पॉज होता है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन दे किसे दर्शाता है? दे मतलब पेशेंटली एक्सेप्ट द डिकेर ऑफ गॉड, दे उन लोगों को दर्शाता है जो भगवान के निर्णय को धैर्यपूर्वक स्वीकार करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की तीसरी पंक्ति में मिल्टन वन टैलेंट से क्या मतलब निकालते हैं? हिज पोएटिक एबिलिटी। मिल्टन की वन टैलेंट का मतलब उनकी कविता लेखन की शक्ति है जिसे वे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ठीक। एसे ऑन मिल्टन किसने लिखी थी?
एसे ऑफ मिल्टन किसने लिखी थी? तो ये मैकॉले ने लिखी थी। ठीक, मैकॉले 1825 में एडनबर्ग रिव्यू में मिल्टन पर निबंध लिखा था। दे आल्सो सर्व हूम ओनली स्टैंड एंड वेट, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है। ठीक, यह एक फेमस पंक्ति मिल्टन की कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो यहाँ लाइट किसे दर्शाता है? आई साइट को। यहाँ लाइट मिल्टन की दृष्टि यानी आई साइट को दर्शाती है, जो धीरे धीरे चली जाती है। मिल्टन मिल्टन की आंखों की रोशनी 1652 में चली गई थी, और उसी साल क्या खास घटना हुई थी? तो हिज वाइफ डाइड। 1652 में मिल्टन की पहली पत्नी मैरी पॉवेल की डेथ हुई, और उसी साल जब उनकी दृष्टि चली गई। मिल्टन ने लैसिडस किसकी याद में लिखा था? तो एडवर्ड किंग। ठीक, लैसिडस एक पास्टोरल एलेगी है जो मिल्टन ने अपने ड्राउन्ड फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में 1637 में लिखी थी। Thy soul was like a star and dwelt apart, ये लाइन किसने किसके लिए लिखी थी? तो वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 कविता में मिल्टन की महानता को इस लाइन में दर्शाया है। ठीक, लाइन क्या थी? फिर से एक बार देखिए। Thy soul was like a star and dwelt apart. पैराडाइज लॉस्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो 1667। यह मिल्टन की एक फेमस एपिक पोयम है जो पहली बार 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश हुआ। मिल्टन की एरोपैगेटिका का मुख्य विषय क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। 1644 में लिखी गई एरोपैगेटिका प्रेस की आजादी के पक्ष में सबसे फेमस लेखों में से एक है। मिल्टन की सबसे प्रिय रचना कौन सी थी? तो पैराडाइज रीगेन्ड है। मिल्टन की फेवरेट रचना पैराडाइज रीगेन्ड थी, जिसे उन्होंने 1671 में पब्लिश किया था। ये एक प्लेन स्टाइल में 4 बुक्स में लिखी गई थी। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, ये लाइन किस रचना से लिखी गई है? तो सैमसन एगोनेस्टिस से। यह पंक्ति मिल्टन की ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी सैमसन एगोनेस्टिस से ली गई है, जो 1671 में पब्लिश हुई। ठीक, तो क्या था? नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, ये लाइन किस रचना से ली गई है? सैमसन एगोनेस्टिस। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, ये लाइन किस वर्क से ली गई है? तो सैमसन एगोनेस्टिस। यह पंक्तियां मिल्टन की ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी सैमसन एगोनेस्टिस से ली गई है, जो 1671 में आई थी। मिल्टन की रचना कॉमर्स किस लिटरेरी फॉर्म में है? तो अ मास्क्यू। कॉमर्स एक मास्क्यू है जो चैस्टिटी को ऑनर करता है। यह पहली बार 1634 में प्रस्तुत किया गया था। मिल्टन पोएट्री में किसे अपना गुरु मानते थे? स्पेंसर को। किसको? मिल्टन ने स्पेंसर को अपना एक पोएटिक मास्टर माना, और लिटरेरी इंस्पिरेशन उन्हीं से ली थी। जॉन मिल्टन बर्थ 9 दिसंबर 1608। मिल्टन का जन्म दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। जॉन मिल्टन का बर्थ लंदन में, मिल्टन का जन्म लंदन में ब्रेड स्ट्रीट में हुआ था, और उन्होंने सेंट पॉल स्कूल क्राइस्ट कॉलेज से शिक्षा ली थी। सेंट पॉल्स और
क्राइस्ट कॉलेज। मिल्टन ने मिथॉट आई सा माई लेट एस्पॉस्ड सेंट कविता किसकी याद में लिखी? तो कैथरीन वुडकॉक, जो कि उनकी वाइफ थी, सेकंड वाइफ। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। मिल्टन ने मिथॉट आइसा माई लेट एस्पॉज सेंट कविता जो है किसकी याद में लिखी थी? तो कैथरीन वुडकॉक। ये कविता मिल्टन ने अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक की याद में लिखी थी, जिनकी मृत्यु चाइल्ड बर्थ के बाद हो गई। मिल्टन ने किस वर्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट किया है और सेंसरशिप का विरोध किया है? तो एरोपैगेटिका थी। एरोपैगेटिका 1644 में मिल्टन का एक प्रोज वर्क है जिसमें उन्होंने लाइसेंसिंग सेंसरशिप का विरोध किया। पैराडाइज लॉस्ट कुल कितने बुक्स में है? तो 12 बुक्स में है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट कुल कितने बुक्स में है? तो 12 बुक्स में है। फर्स्ट एडिशन में 10 बुक्स थी, बाद में 1674 में रिवाइज करके इसको 12 बुक्स में पब्लिश किया गया। पैराडाइज लॉस्ट किस वर्स में लिखा गया या ब्लैंक वर्स में है? या आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया अनराइम्ड पोएट्री है जिसे ब्लैंक वर्स कहा जाता है। What to the field be lost, all is not lost, ये लाइन किसने किसने कही थी? तो सैटर्न ने कही थी। ये लाइन सैटर्न कहता है, जो उसकी रिबेलियन स्पिरिट को दर्शाती है। ठीक, वॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। ठीक, ये लाइन किसने कही? तो यह सैटर्न ने कही थी। ये लाइन सैटर्न कहता है कि जो उसकी एक रिबेलियन स्पिरिट को दर्शाती है। ठीक, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की शुरुआत किससे की? तो इनवोकेशन से की थी। इनवोकेशन एक फॉर्मल प्रेयर होती है जो एपिक की शुरुआत में म्यूज से इंस्पिरेशन मांगती है। बेटर टू रेन इन हेल देन अ सर्व इन मिसिंग वर्ड्स क्या होगा? हेवन होगा। ठीक, सैटर्न की यह फेमस लाइन है। ठीक, और क्या फेमस लाइन है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये बुक फर्स्ट से ली गई है। मिल्टन पूरी तरह से अंधे कितने उम्र में हुए थे? तो 44 ईयर्स में हो गए थे। कंप्लीट ब्लाइंड, जो कि 1652 ईयर था उस, और 44 ईयर्स की एज में पूरी तरह से वो ब्लाइंड हो गए। तो ईयर की बात करें तो वो 1652 था, एज 44 साल थी। सैमसन एगोनिस्टिस किस प्रकार की रचना है? तो वर्स प्ले है। यह एक ट्रेजिक वर्स ड्रामा है जो ग्रीक ट्रेजेडी की शैली में लिखा गया। मिल्टन की लैसिडस कविता किस वर्ष लिखी गई? 1637 में। लैसिडस एक पास्टोरल एल्गी है जो मिल्टन ने ड्राउन्ड फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में 1637 में लिखी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन पुस्तक किसने लिखी थी? तो जॉन मिल्टन ने ही लिखी थी। यह मिल्टन की एक अनकम्प्लीट प्रोज वर्क है जो 1670 में पब्लिश हुई। मिल्टन की एक पोइटिक स्टाइल को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड। मिल्टन की शैली ग्रैंड कहलाती है, लॉफ्टी, सबलाइम और एपिक टोन से भरपूर होती है। लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखी थी? तो सैमुअल जॉनसन ने। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन की जीवनी लाइव्स ऑफ द पोएट्स में लिखी थी। मिल्टन की एल एलेग्रो कविता में किस ग्रेस को इन्वोक किया गया है? तो एल एलेग्रो में मिल्टन ने मिर्थ यानी खुशी और उत्सव की देवी को इन्वोक किया है। सैमसन ऑगनेस्टिस मैन होम किस लाइन से प्रोटोगोनिस्ट के अंत को रिपीट करता है? ठीक, तो काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट, ये लाइन जो थी वो प्रोटोगोनिस्ट सैमसन की पीसफुल और फुलफिल डेथ को दर्शाती है। मिल्टन ने ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, यह फेमस लाइन किस ट्रैक्ट में कही? तो एरोपैगेटिका में। ठीक, एरोपैगेटिका में 1644 में मिल्टन ने सेंसरशिप के विरोध में यह पंक्ति, यह लाइन, यह स्टेटमेंट दिया था। नॉर अ सेकेंड ही दैट रॉड सबलाइन, थॉमस ग्रे की इस लाइन किसकी बात
हो रही है तो ये मिल्टन की हो रही है। थॉमस ग्रे ने अपनी द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में मिल्टन की पोइटिक हाइट को दर्शाया है। मिल्टन की लेसिडस किस प्रकार की कविता है? तो एलगी एक पास्टोरल एलगी है, एडवर्ड किंग के डेथ पर 1637 में लिखी गई। मिल्टन की लेसिडस को इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटी के लिए किसने क्रिटिसाइज किया? तो सैमुअल जॉनसन ने किया था। सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि इसे एलगी में ना भाव, ना नोवेलिटी में, ना ही सच्चाई में दिया जाए। मिल्टन में हमेशा एफर्ट दिखता है। मिल्टन में हमेशा एफर्ट दिखता है, शेक्सपियर में बिल्कुल नहीं। यह कथन किसका है? तो विलियम हेजिल्ट का है यह। हेजिल्ट ने अपने लेक्चर ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन में यह कंपैरिजन किया था। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किन्हें द सन्स ऑफ बेलिल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन कहा? ऑल ऑफ द एबव में बैलियल का इस्तेमाल मिल्टन ने एंजेलिकन क्लैर्जी और कैवलियर पोएट्स और कॉमनवेल्थ के विरोधियों की वाइसफुल लाइफ दिखाने के लिए कहा। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट कब पूरा किया? तो 1665। मिल्टन ने इसे 1658 में शुरू किया था और 1665 में पूरा किया और पब्लिश 1667 में किया। कितने? 10 बुक्स में। मिल्टन को क्रोमवेल की सरकार में लैटिन सेक्रेटरी क्यों बनाया गया? ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। इस पावरफुल पैम्पलेट में मिल्टन ने लिबर्टी के पक्ष में राजाओं की सत्ता को चुनौती दी थी। सैमसन अगेंस्टिस में मिल्टन का उद्देश्य क्या था? ग्रीक ट्रेजेडीज की डिग्निटी और रिस्ट्रेन को इंग्लिश में लाना। मिल्टन ने ग्रीक स्टाइल की प्योर ट्रेजेडी को इंग्लिश लिटरेचर में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। मिल्टन की एल एलेग्रो और इल पेंसेरो का अर्थ क्या है? द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। यह ट्विन पोएम्स एक खुशी से भरपूर एक्टिव लाइफ दिखाती है, दूसरी कंटेम्पलेटिव सॉलिट्यूड को। हाँ, मिल्टन ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कविता कब लिखी थी? तो जब उनकी एज थी 21 ईयर्स। ये कविता मिल्टन ने 25 दिसंबर 1629 को लिखी थी जब वह 21 ईयर्स के थे। डी डॉकेट डी डॉक्ट्रिनिया क्रिस्टेना किस मिलेटोनियन वर्क की ऑर्थोडॉक्स मान्यताओं पर सवाल उठाता है? तो पैराडाइज रीगेन्ड में। मिल्टन की थियोलॉजिकल ट्रीटाइज डी डॉक्ट्रिनिया क्रिस्टेना में पैराडाइज रीगेन्ड की धार्मिक विचारधारा पर डाउट किया गया। किस पोएम किस कवि को द लेडी ऑफ क्राइस्ट उपनाम से जाना जाता है? तो यह मिल्टन थे। कैम्ब्रिज में मिल्टन को उनकी सौम्य स्वभाव रूप के कारण द लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक। अभी 150 प्लस क्वेश्चंस बाकी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।